गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए एक बार कौन प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल समझ लेते हैं। ये वैसे लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। देखिए डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा होता था, ये मैंने आपको बता दिया था। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता था, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होके, मान लीजिए ए था, ए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर था, ये ए प्लस में चला गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और ए माइनस में भी चला गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन भी हो गया। ये डिसप्रोपोर्शनेशन होता था। इसका उल्टा है कौन प्रोपोर्शनेशन, यानी कि अब क्या होगा, ए प्लस एंड ए माइनस ये रिएक्ट करके ए बना देंगे, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा सेम एलिमेंट का ही, लेकिन अल्टीमेटली वो पहुंचेंगे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस हो रही थी। कौन प्रोपोर्शनेशन में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस होती है, तो ये डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, कोरोजन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वैसे, ठीक है। कोरोजन हमने मोस्टली बातें कर ली थी, टार्निशिंग भी कर लिया था। अब देखिए कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो प्रिवेंशन के सबसे पहली बात, इसकी थोड़ी बहुत एक बार देख लेते हैं। देखिए कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहली बात, एक तो आपको सरफेस चाहिए जिसका कोरोजन होता है, ठीक है। और कोरोजन होने के लिए आपको वाटर वेपर चाहिए एटमॉस्फेयर के अंदर, और साथ के साथ O2 गैस भी होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीजें हैं तब जाके कोरोजन होता है, वरना कोरोजन नहीं होता है। अब देखिए अगर कोरोजन होना है तो इनके बीच में कांटेक्ट बनना चाहिए, ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तभी रिएक्शन होगी, ठीक है। कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट एक दूसरे के नजदीक आते हैं और रिएक्ट करते हैं, तब जाके रिएक्शन, तब जाके प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरह से हम इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में एक लेयर लगा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सरफेस था, इसने इसको इसके ऊपर हमने क्या किया, इसको कोट कर दिया किसी चीज से, ठीक है। तो ये कोटिंग क्या करती है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है उसको प्रिवेंट कर देगी, ठीक है। क्योंकि दो चीजें अगर एक दूसरे के साथ नहीं अटैच हो पाएंगी, ठीक है ना, तो उनके बीच में रिएक्शन भी नहीं होगी। तो ये काम हम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है कोरोजन को प्रिवेंट करने का, ग्रीस या ऑयल लगा दें, ठीक है। तो ग्रीस या ऑयल लगा दिया हमने तो क्या हो गया, सरफेस बिजी हो गया, सरफेस के ऊपर वाटर और O2 नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट तरीका है पेंट अप्लाई करने का, जो मोस्टली हम करते हैं, ठीक है। आयरन गेट्स या स्टील गेट्स होते हैं, उनके ऊपर पेंटिंग करते हैं। पेंट करने की वजह से भी क्या होता है, इन दोनों चीज़ों के बीच में एक गैप बन जाता है और कांटेक्ट नहीं हो पाता, कांटेक्ट नहीं हो पाता तो रिएक्शन भी नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये पुराने तरीके हैं। अब देखिए इससे इनसे एडवांस तरीका हो सकता है आपके पास अलोइंग। अलोइंग का मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट है आपके पास उसका अलॉय बना दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक गेट था, उस गेट को आपने केवल आयरन से बनाया, ठीक है, लोहे से बनाया, और दूसरा गेट आपने जो है स्टील से बनाया है। अब आपको पता होना चाहिए स्टील क्या होता है, स्टील एक अलॉय होता है ऑफ आयरन, जिसके अंदर कार्बन भी होता है, ठीक है। आयरन प्लस कार्बन, ये दो अच्छी खासी अमाउंट के अंदर होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टील। और आपको पता है स्टील के ऊपर मतलब ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा ऐसा बोल सकते हो जल्दी जंग नहीं लगता है, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो अलॉय बनाने की वजह से क्या होता है, इसका सरफेस बेजी हो जाता है, कुछ फॉरेन स्पेसिस आप डाल देते हैं, रिएक्टिविटी कम हो जाती है आयरन की, रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये कोरोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। तो अलॉइंग का मतलब सिंपल सा है, फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट का कोरोजन आप पढ़ रहे हैं उसका आप अलॉय बना दो और उसको आप जो है बड़े आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से, ठीक है। हाँ बेटा अंशु,
जो पीडीएफ भेजा 43 पेज की है, फिर नोटबुक में करनी है क्या? बेटा जो चीज़ आपने लिख ली है वो मत लिखना, और बाकी चीज़ें आप कर लेना। उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने समझाने के पर्पज से लिखी थी, ठीक है। सर आप डेली भेज दिया करो थोड़ी थोड़ी, एक दिन सर आपने 43 पेजेस की भेज दी। कोई बात नहीं बेटा, अब तो हो गया ना, आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट तरीका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी आर्टिकल के ऊपर आप जिंक की कोटिंग कर दो, ठीक है। एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया था, अगर इस कोई भी आर्टिकल के ऊपर आप जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। ये कैसे किया जाता है इसको हम बताएंगे अच्छे से, ठीक है। मेटल नॉन मेटल में, मेटल एंड नॉन मेटल में इसको बताएंगे किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इसको करने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए जो वहाँ पे पता लगेंगी। अभी के लिए केवल इतना याद रखना, कोई भी आपके पास आर्टिकल है जिसको आपने रस्टिंग से या कोरोजन से बचाना है तो आप क्या करोगे, जिंक की कोटिंग कर दोगे, ठीक है। और जिंक जो है वो उसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम कोरोजन। तो ये बात है बेटा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। ये आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के तरीके हो सकते हैं। ये 4 बातें आप याद रखना, ठीक है। ऑयल या ग्रीस अप्लाई करना, पेंट अप्लाई करना जो कि आप मोस्टली करते हैं, ठीक है। अलोइंग यानी कि अलोय बना देना, और गैल्वेनाइजेशन, ये तरीके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपने जो है सुना होगा इसके बारे में, आयरन पिलर के बारे में, ठीक है। लौह स्तंभ दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है बेटा। अब इसमें जो है कोई पेंट वेंट अलग से किया नहीं हुआ है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जंग नहीं लगता इसमें। इसकी वजह क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, इसकी वजह बताई जाती है हायर फॉस्फोरस कंटेंट। मतलब इस आयरन के अंदर हमने क्या किया, फॉस्फोरस ऐड कर दिया। फॉस्फोरस का मतलब आप समझते हैं पी, ठीक है। फॉस्फोरस ऐड कर दिया है। अब फॉस्फोरस ऐड करने की वजह से क्या होता है, ये एक कंपाउंड बनाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। और ये कंपाउंड का फॉर्मूला है पूरा का पूरा, FePO4.H3PO4.4H2H2O, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट, ठीक है। आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट, ये इसका पूरा नाम है। ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। और ये कंपाउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है इसके पूरे सरफेस के ऊपर। तो एक्चुअल में जो लोहा दिखता है आपको वो सिल्वरी या ग्रेइश कलर का आपको दिखता है, ठीक है। लेकिन इसका कलर आपको थोड़ा सा ये लगा लो ब्राउन या ब्लैक, ब्लैकिश आपको कलर मिलेगा इसका, लोह स्तंभ का। वो कलर जो है वो इसकी वजह से होता है, इस कंपाउंड की वजह से, ठीक है। इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर बन जाती है, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो अंदर वाले आयरन को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि अंदर जो आयरन बचा हुआ है उस सारे के सारे आयरन को ये रस्ट नहीं होने देगी, ठीक है बेटा। और इस वर्क को थोड़ा सा रेप्लिकेट भी किया गया है, और इसको हम जानते हैं फॉस्फेट कोटिंग के नाम से, ठीक है। फॉस्फेट कोटिंग हम करते हैं ऑन द आर्टिकल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है बेटा। ये फॉस्फेट कोटिंग जो है थोड़ी सी महंगी पड़ती है, ठीक है ना, ये महंगा काम होता है, तो हर जगह इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि केमिस्ट्री वही है, लौह स्तंभ वाली, ठीक है। आयरन पिलर वाली केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है फॉस्फेट कोटिंग। फॉस्फेट कोटिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल है आपके पास आयरन आर्टिकल, उसको हम फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड बना देता है वहाँ पे। ये कंपाउंड बन गया, उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, और ये कभी भी रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बहुत बहुत पुराना पिलर है, ठीक है ना, और इतने टाइम से बिल्कुल भी रस्ट नहीं आया इसके ऊपर, तो बहुत ही इफेक्टिव मेथड रहा है ये, ठीक है बेटा। तो ये भी तरीका है। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में आप फॉस्फेट कोटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। यहाँ तक क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा, कोई ये नाम ही मान लो एक तरह से, फॉस्फेट कोटिंग। इसको हम जो फॉस्फेटाइजेशन भी बोलते हैं, फॉस्फेटाइजेशन। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये नाम इसको दिया जाता है। ठीक है, कोई भी नाम आप लिख दोगे काम चल जाएगा उससे। ठीक है बेटा, फॉस्फेटाइजेशन, फॉस्फोराइजेशन भी बोलते हैं इसको। बहुत सारे नाम है वैसे इसके, लेकिन एक नाम याद रख लो, बहुत है आपके लिए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात है आपकी रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी को हिंदी में या संस्कृत में बोलते हैं विकृति गंधिता। ठीक है, ये संस्कृत का नाम है, हिंदी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, रेंसिडिटी का एक दूसरा नाम और है रेंसिडिफिकेशन। ठीक है, रेंसिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है वो देखो, एक बार पढ़ो इसको पूरा का पूरा। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस होता है, किसका? फैट एंड ऑयल का। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है, खाने के अंदर जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होके ये बन जाते हैं अल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने ये सारी की सारी बातें लिखी थी। ठीक है, तो ये वही मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो कुल मिला के कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, और साथ के साथ हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे वाटर भी ऐड कर लेना, वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको चाहिए एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, साथ के साथ लाइट चाहिए। आप जितना ज्यादा लाइट के एक्सपोजर में खाने को रखते हो उतना जल्दी खराब होता है। ठीक है ना? अगर सर खाना आपने, फिर तो बताइए। क्या बेटा? रेंसिडिटी फिर से बताना सर। रेंसिडिटी का सिंपल सा मतलब है बेटा कि खाने के अंदर जो ऑयल एंड फैट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होके वो उनको खराब कर देता है और बना देता है अल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इनकी स्मेल जो है बहुत खतरनाक होती है, बहुत खराब होती है। अनप्लेजेंट या अनडिजायरेबल ऑर्डर होता है इनका। ठीक है, जैसे कि कोई खाना है, हम मान, रेंसिडिफिकेशन क्या बेटा? रेंसिडिफिकेशन किसी एंजाइम्स की हेल्प से होती है सर, या फिर ऐसे? बेटा बिना एंजाइम की भी होती है। ठीक है, अभी इसके बारे में पूरी बातें बता रहा हूँ मैं, एक बार सुनो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करना। देखिए, रेंसिडिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, किसकी? फैट एंड ऑयल्स की। और ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? कुछ ऐसे कंपाउंड बनाएंगे जिनके अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि खाने में बुरा लगेगा आपको और स्मेल भी खराब होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी खाना है, मान लीजिए सब्जी है, तो सब्जी जो है आप एक एक या दो दिन से ज्यादा नहीं चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक या दो दिन के बाद उसके अंदर स्मेल हो जाती है। वो स्मेल किसकी वजह से है? स्मेल है ड्यू टू रेंसिडिटी। ठीक है, ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह से मान लीजिए चिप्स वगैरह हैं, तो चिप्स को एक बार आपने ओपन कर दिया, तो अगर 2-3 दिन रखोगे ना तो उनके अंदर भी इस तरह की खटास या स्मेल प्रोड्यूस होगी। वो भी क्या है? वो भी है रेंसिडिटी। ठीक है, तो ये किस किस वजह से होता है ये मैं बता रहा था। तो फैट एंड ऑयल होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं एयर के साथ। एयर में क्या होता है? O2 होता है। ठीक है, और ये लाइट के प्रेजेंस में फास्ट अप होते हैं। ठीक है बेटा, अगर इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये रिएक्शन जो है फास्ट अप हो जाती है। इसलिए काफी बार जो है पैकेट्स के ऊपर लिखा भी होता है कि सनलाइट से दूर रखें। ठीक है, डार्क में रखें, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखें, इस तरह की बातें लिखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये बैक्टीरियल एक्शन से भी हो सकता है। मतलब आपने जो है, मान लीजिए जमीन में डाल दिया इसको, मान लीजिए कोई भी आपके पास छिलके वगैरह हैं तो उनको जमीन में डाल दिया, तो वो भी रेंसिडिफिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, लेकिन यूज यहाँ पे ऑक्सीजन का ही होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। और उनका रिजल्ट जो है अल्टीमेटली सेम होगा। रिजल्ट क्या होगा? अनप्रेजेंट स्मेल एंड ऑर्डर। ठीक है, टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट भी खराब हो जाएगा और स्मेल, ये स्मेल भी खराब हो जाएगी इसकी। ठीक है,
अब देखिए ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम ऑटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये ऑटो ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विदाउट एनी हीट और लाइट। ठीक है, ये ऐसी रिएक्शन है जो बिना हीट और लाइट के भी हो सकती है। हमने लिख दिया कि लाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, लेकिन ये बिना लाइट के भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा ऑब्वियसली। तो ऑटो ऑक्सीडेशन मतलब अपने आप होने वाला ऑक्सीडेशन। इसको कोई मतलब ये नहीं है कि आपको हीट करना पड़ेगा या स्पेशली लाइट में ही रखना पड़ेगा, ये अपने आप भी हो सकता है। अब सिंपली ऑक्सीडेशन जो होता है, ये मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए कोई भी लकड़ी है, तो लकड़ी का ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा। लकड़ी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CxHyOZ। ठीक है, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये होते हैं इसके अंदर। अगर इसको O2 के साथ आपको रिएक्ट करना है तो इसको थोड़ा सा बर्न करना पड़ेगा, इग्नाइट करना पड़ेगा, तब जाके ये CO2 एंड H2O प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि लकड़ी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल ऑक्सीडेशन जो है मोस्टली आपके हीट की प्रेजेंस में होता है, आपको हीट करना पड़ता है सिस्टम को। लेकिन ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, जो अपने आप हो जाए, कोई भी हीट रिक्वायर्ड नहीं उसके लिए, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया गया ऑटो ऑक्सीडेशन, बिकॉज इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए ये आगे बताने की फैट जो होते हैं, ये ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से शॉर्ट चेन अल्डिहाइड है। अब इसका मतलब क्या है, शॉर्ट चेन का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन कंपाउंड के बारे में। शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन, इनका मतलब क्या होता है, सिंपली आप अभी के लिए याद रखना कि अल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अल्डिहाइड एंड कीटोन आर क्लास ऑफ कंपाउंड्स दैट हैव एन प्लेजेंट और अनप्लेजेंट स्मेल। दोनों तरह की स्मेल हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, अल्डिहाइड एंड कीटोन में दोनों तरह की स्मेल हो सकती है बेटा। अनप्लेजेंट भी हो सकता है और मतलब ऐसी भी स्मेल हो सकती है जो आपको अच्छी लगे। जैसे कि फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें अल्डिहाइड एंड कीटोन की स्मेल होती है और वो आपको अच्छी भी लगती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेंसिडिटी में मोस्टली ऐसे अल्डिहाइड बनते हैं जिनकी अनप्लेजेंट स्मेल आपको मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अब देखिए इनकी वजह से आपका पूरा का पूरा फूड जो है खराब हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे बनता क्या है, रेंसिडिटी बनता है। ठीक है, अब पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो, रेंसिडिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रहता है तो पूछ सकते हो बेटा। हाँ बेटा, कोई डाउट है? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो भाई अगर आपको पता है कि रेंसिडिटी होती कैसे है तो प्रिवेंट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, रस्टिंग में कांटेक्ट जरूरी है आयरन का या किसी भी एलिमेंट का विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, तभी वो रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से रेंसिडिटी कब होती है, रेंसिडिटी तभी तभी होती है जब आपके पास जब आपके पास जो फूड आइटम है उसका कांटेक्ट होता है एयर के साथ, तभी रेंसिडिटी प्रोड्यूस होती है। अगर इनके बीच में हम कांटेक्ट को खत्म कर दें या कम कर दें, ठीक है, तो आपकी रेंसिडिटी प्रिवेंट हो सकती है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये ध्यान रखना, रेंसिडिटी का फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसको अगर हम रेफ्रिजरेट करते हैं, ठीक है ना, इसको अगर हम रेफ्रिजरेट करते हैं सिस्टम को, तो ये रिएक्शन जो है आपकी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तरीका पढ़ेंगे कि रेंसिडिटी को अगर प्रिवेंट करना है तो रेफ्रिजरेशन कर दो। भाई मोस्टली आप फूड जो है वो फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो फ्रिज में रखने की वजह क्या है, फ्रिज में रखने की वजह इतनी सी है कि ये आपके रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, रिएक्शन स्लो डाउन होगी मतलब रिएक्शन होगी तो ये तो पक्का बात, ये तो पक्की बात है। लेकिन आपने क्या करना, थोड़ा सा स्लो डाउन करना बस उसको। स्लो डाउन करने के लिए एक तरीका आपके पास कि फ्रिज में रख दो उसको, जो कि आप जनरली करते ही हैं खाने के साथ। ठीक है, एक दूसरा तरीका है
ये जनरली कंपनीज यूज करती हैं, ठीक है। जो पैक्ड फूड आप इस्तेमाल करते हैं, वो पैक्ड फूड के अंदर आपका आपका डाला डाला जाता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जो आपके सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रोके, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन रोके उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। इसका मतलब ये कैसे काम करता है, तो देखिए मान लीजिए एक तो फूड है और एक आपने एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया, ए लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो आएगी, रिएक्ट करेगी, पक्की बात है, लेकिन ये प्रेफरेंशियली एंटीऑक्सीडेंट के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। यानी कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट आपने डाला है उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ना कि आपके फूड के साथ। तो खाना बचा रहेगा और एंटीऑक्सीडेंट जो उसको प्रोटेक्ट करता रहेगा, एक तरह से अपना सेक्रीफाइस करता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होता है, और फैट एंड ऑयल्स यानी कि खाने में जो आपका फैट एंड ऑयल है वो पहले ऑक्सीडाइज नहीं होती, पहले ऑक्सीडाइज होता है आपका एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट जो जनरली हम यूज करते हैं उनके दो एग्जांपल मैंने लिख दिए आपके लिए, एक BHT है और एक BHA है। BHT का मतलब है तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये क्या है ये हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पढ़ेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। इसी तरह से BHA होता है, BHA का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम होता है, ये दो आप याद रख लेना, BHT एंड BHA, ठीक है। अब ये क्या करते हैं ये मैंने आपको लिख दिया, दे सेक्रीफाइस देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट द फूड आइटम, ठीक है। यानी कि इनका पहले ऑक्सीडेशन हो जाता है और खाना बचा रहता है, ठीक है बेटा। तो जनरली कंपनीज ऐसा करती हैं, हमें करने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन ई जो है ये आपके नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होती है, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन सी, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो फैट्स हैं खाने के अंदर और ये विटामिन्स है, तो फैट्स का ऑक्सीडेशन होने की बजाय सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जो भी ऑक्सीजन इनपुट होगी वो सारी की सारी ये यूज कर लेंगे और फैट तक बाद में पहुंचेगा। और रेंसिडिटी तो आपको पता ही है किसकी वजह से होती है, फैट की वजह से होती है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने का तरीका ये हो सकता है, तो ये क्या है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इसको लिख लेना, ठीक है। काफी सारी बातें जो है रह जाती हैं। तो विटामिन एंड ई एंड विटामिन सी आर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है बेटा, लिख लिया यहाँ तक। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो कि हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप आपके घरों में देखा होगा आपने कि हम क्या करते हैं, जो दाल्स होती हैं, ठीक है, दालें जो होती हैं, या मान लीजिए नमकीन आपने घर पे बनाई या चिप्स आपने घर पे बनाए, तो उनको क्या करते हैं, हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालते हैं, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर में डालने की वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाएगी, मतलब खराब तो होगा आपका लेकिन बहुत कम खराब होगा, ठीक है। एक तो एक्सेस में ऑक्सीजन मिलती रहे तो पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पूरा ऑक्सीडेशन का मतलब पूरा सिस्टम खराब, पूरा खाना खराब। लेकिन एयर टाइट कंटेनर में रखने की वजह से जितनी ऑक्सीजन उस कंटेनर के अंदर बच गई थी वही केवल रिएक्ट करेगी, बाहर से तो नहीं आएगी। इसका मतलब आप चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से बाय स्टोरिंग देम इन एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है बेटा। तो ये एक तरीका है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है ये फास्ट अप करती है ऑटो ऑक्सीडेशन को, ठीक है। जो अपने आप ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर लाइट की प्रेजेंस में होगा तो बहुत जल्दी होगा, बहुत फास्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इन एब्सेंस ऑफ लाइट रखते हैं चीजों को तो वो हेल्प करती है इन प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, ठीक है बेटा। तो खाने की वाली जो चीजें हैं उनको डार्क में नहीं रखना है, सॉरी लाइट में नहीं रखना, डार्क में रखना, ठीक है।
और फिर एक स्मार्ट मेथड है, ठीक है बेटा। फिर एक स्मार्ट मेथड है। स्मार्ट मेथड क्या है? हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जगह उनको दूसरे गैस गैस के एटमॉस्फेयर में रखते हैं, और वो ऐसी गैस है जो किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करती। नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर के अंदर अबाउट 78% है, लेकिन रिएक्ट नहीं करती, ठीक है ना। जिस तरह के रिएक्शन या प्रोडक्ट्स आपकी ऑक्सीजन बनाती है, उस तरह की रिएक्शन और प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस कभी भी नहीं बनाती। तो नाइट्रोजन एक तरह से आपकी नॉन रिएक्टिंग गैस है, ठीक है। इनर्ट गैस तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनर्ट गैस तो हमने स्पेसिफिकली नाम दे दिया है। अब देखिए, नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिंग गैस है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कुरकुरे और चिप्स वगैरह इनकी पैकेजिंग के अंदर इसको डालते हैं, इसलिए आपको वो पफ्ड लगते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ भरा हुआ हवा हवा भरी जैसे कि, ठीक है। तो चिप्स और कुरकुरे ये जनरली फ्राइंग से बनते हैं, ठीक है। मतलब ऑयल एंड फैट की मात्रा जो है, ऑयल और फैट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इनके बनाने में, तो इनको एक्सपोजर का ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए इनको नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में स्टोर किया जाता है। आप ये भी सोच सकते थे कि नोबल गैस के एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं हमने स्टोर किया। तो देखिए, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी प्रेजेंट है, लेकिन बाकी गैसेस उनकी अमाउंट काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो अमाउंट कम होने की वजह से हम उन गैसेस को नहीं इस्तेमाल करते हैं, और इसकी अमाउंट काफ़ी अच्छी खासी होती है, इसलिए इसको यूज करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, बिल्कुल प्रिंस। रेंसिडिटी जो है फैट या ऑयल के साथ, रेंसिडिटी एक कोई चीज नहीं है। रेंसिडिटी का मतलब है कि फैट और ऑयल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। कूलेस्ट का मतलब, देखिए, कूलेस्ट का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन का आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर के अंदर काम क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप पहले आप बताओ। नाइट्रोजन अपने एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी होती है, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन का काम क्या है, बता सकते हो कोई? ऑक्सीजन का तो काम आपको पता है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है, ठीक है। हर एक तरह की स्पीसीज यूज करती हैं, कंबशन में हेल्प करती है, सारे काम लगभग जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन का काम क्या है एटमॉस्फेयर में, इतनी ज्यादा क्यों है, बता सकते हो कोई? प्लांट के लिए हेल्पफुल है बेटा। देखिए ये, एक मिनट, देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है क्या करती है। तो सबसे पहली बात, ठीक है भाई, नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को हेल्प करती है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। आपने जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा होगा शायद बायोलॉजी के अंदर। प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, टू मेक फर्टिलाइजर्स बाय देमसेल्फ। प्लांट जो है नाइट्रोजन को यूज करते हैं टू मेक फर्टिलाइजर बाय देमसेल्फ। बेटा क्या दिक्कत है नितिन? ये कारनामे मत करो भाई। नाइट्रोजन गैस का मेन काम है एज ए कूलेंट, मतलब नाइट्रोजन गैस जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। नाइट्रोजन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, नाइट्रोजन जो है अपने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए काफी काफी सारी मूवी आप देखोगे हॉलीवुड की, उनके अंदर मान लीजिए कोई स्पेसशिप में जा रहा है, ठीक है, कोई अंडरग्राउंड जा रहा है, तो उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस का एज ए कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कूलेंट इस्तेमाल करते हैं इसको, और अपने एटमॉस्फेयर में ये कूलेंट की तरह ही काम में आता है, ठीक है बेटा, ये काम है इसका। अब इसका कूलेस्ट होने का मतलब आप नहीं समझ सकते हैं इसको, ठीक है। कूलेस्ट चीज का मतलब कुछ और होता है, और ये कूलेंट की तरह काम करता है।
ठीक है, तो ये काम है इसका, इतना आपने याद रखना है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, राइजोनियम राइजोबियम जो है बैक्टीरिया ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुल मिला के जो है आपके डेंसिटी के बारे में है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया बेटा काम, ठीक है, यहीं तक था। ठीक है बेटा, ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। अब देखिए एक दो चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम करेंगे, जैसे कि है बैलेंसिंग बाय रेडॉक्स या रेडॉक्स बैलेंसिंग मेथड्स। रेडॉक्स बैलेंसिंग मेथड्स, मैंने आपको बताया था कि 4 मेथड होते हैं बैलेंसिंग के, ठीक है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए थे। पहला तरीका था आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा तरीका वो ABC करके XYZ, है ना। और जो बाकी 2 तरीके हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन पे ही जो है डिपेंड करते हैं। आपको पता लगेगा कैसे डिपेंड करते हैं, उनके नाम से ही एक्चुअली आप पता कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अब नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये मेथड जो है ऑक्सीडेशन नंबर को इन्वॉल्व करेगा बैलेंसिंग करने में, ठीक है। और दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये 2 तरीके हैं जिनको हम बोलते हैं रेडॉक्स बैलेंसिंग मेथड्स, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है ये आपका हेल्पफुल होता है, मतलब अच्छा होता है एज कंपेयर टू दिस। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, ठीक है। अटपटा क्यों? क्योंकि इस मेथड के हिसाब से हम बैलेंसिंग कर लेंगे, उसके बाद भी आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये आपको थोड़ा सा अटपटा लगने वाला है, ठीक है बेटा। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही मैं एग्जाम्पल लेके चलूंगा जो बड़ा सा हमने उस मेथड के लिए किया था, ठीक है, जिसमें इक्वेशन बनाई थी। तो वही एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे और इसको मेथड को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ON मेथड लिख रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन में लिख रहा हूँ, इक्वेशन थी आपकी शायद KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 will be giving K2SO4 plus MnSO4 plus Fe2SO4 thrice प्लस H2, ठीक है। ये इक्वेशन थी। अब इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहला स्टेप होगा इसका, फाइंड आउट द एलिमेंट्स which are undergoing change in oxidation state और ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तभी फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली जिनके अंदर चेंज हो रहा है ना उनको लिखूंगा, बाकी के आप अप्लाई करके देख लेना, निकाल के देख लेना किस किस का क्या क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले Mn जो है ये +7 में है, आप निकाल के देखना इसको। आयरन +2 में है, ठीक है। यहाँ पे Mn +2 में चला जाता है और आयरन +3 में चला जाता है। इनको निकाल के देखना ये कैसे कैसे आए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो Mn +7 से +2 में गया, ठीक है। +7 से +2 गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने का मतलब क्या है? यहाँ पे हुआ रिडक्शन, ठीक है। और इसी तरह से Fe2+ जो है ये गया Fe3+ में, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप यही था, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
ठीक है, दूसरा स्टेप यही था। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में जिनके अंदर चेंज हो रहा है उन कंपाउंड्स को उठाते हैं। ठीक है, पिक अप द कंपाउंड्स which are undergoing change, which are undergoing change, जिन कंपाउंड्स के अंदर चेंज हो रहा है उनको आप पिकअप करो। ठीक है, तो देखिए KMnO4 है, KMnO4 आपका चेंज हो रहा है किसमें, MnSO4। अब ये मत सोचना कि इधर के पोटासियम है इधर पोटासियम नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेथड कुछ अटपटा है ही, ये मैंने पहले बता दिया आपको। तो एक तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये क्या था, रिडक्शन था। अब देखिए रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को अगर अलग अलग लिखते हैं ना तो इनको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन को अलग लिखोगे तो ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हाफ बोलने का मतलब क्या है, हाफ बोलने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन अगर रिडॉक्स है तो उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं एक साथ। ठीक है, अगर आप रिडक्शन को अलग करते हो और ऑक्सीडेशन को अलग करते हो, ठीक है ना, तो वो फुल रिएक्शन का केवल हाफ पार्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो रिडक्शन अपने आप में क्या है, अपने आप में एक रिएक्शन का हाफ पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और दूसरे पार्ट को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है FeSO4 इज कन्वर्टिंग टू Fe2SO4 थ्राइस। अब देखिए बेटा टाइम होने वाला है, तो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, जितना हो पाता है वहां तक देख लेंगे। ये 3 स्टेप हैं, इतना आपके समझ में आ गया। हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना। बेटा, और जो ये नाम बदल रहे हैं ना, मैं करता हूँ इलाज बेटा, मान जाओगे आप, बढ़िया। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू ऑल।